जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में वर्णित महत्वपूर्ण मूल अधिकारों को तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को तथा उनके एमसीक्यूज को। चलिए जान लेते हैं मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार संविधान में वर्णित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक हैं। भौतिक विकास में कौन कौन से विकास आते हैं? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास तथा नैतिक में हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक विकास। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। राज्य मतलब सरकार तथा सरकार को चलाने वाले अधिकारियों तथा नेताओं के बारे में। मूल अधिकारियों को जो है वो संविधान में कहाँ वर्णित हैं, उनके मतलब संवैधानिक उपबंध क्या हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत हैं, मतलब वहाँ से इनको लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के अधिकारियों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारियों को स्थान दिया था। अब जान लेते हैं संविधान में वर्णित मूल अधिकार कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद में हैं। समता का अधिकार जो है या समानता का अधिकार जो कहते हैं वो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 31 के संविधान के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारियों से हटा दिया गया था। अब इसे कहाँ रखा गया है? इसे भाग 12 के अनुच्छेद 30 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। पहले ये मूल अधिकार था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। मूल अधिकारियों के संबंधित अनुच्छेद जान लेते हैं, मतलब जो अभी हमने पढ़ा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सबको जो अलग अलग पार्ट हैं इनको देखेंगे। 12 और 13 इसमें नहीं था। 12 और 13 में क्या है देख लेते हैं। 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा, भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकार विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी, ये राज्य में आते हैं, राज्य में शामिल हैं ये। 13 में क्या है? मूल अधिकारों के असंगत तथा उनके अल्पीकरण की विधियां, मतलब मूल अधिकारियों को कब इनका कम किया जा सकता है। ठीक है, समानता का अधिकार में चलते हैं। समानता अधिकार में कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है, मतलब विधि मतलब कानून के समक्ष। 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब अब कोई धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं होगा, जात, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कानूनी रूप से। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन मतलब नौकरियों में। 17 है अस्पृश्यता का अंत तथा 18 है उपाधियों का अंत। ध्यान रखें, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है तथा सरकार जो है हमें उपाधियां भी अनुच्छेद 18 के तहत ही देती है, लेकिन वो सरकार द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसी में 21 का में क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 22वां संविधान संशोधन और 22वां अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण हमें देता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 में क्या है? मानव के बलात्श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध है ना, मतलब किसी जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा और ना दुर्व्यापार किया जाएगा। 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 साल से कम उम्र के बालकों को किसी भी कारखाने में नहीं रखा जा सकता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म की अपाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 किसी धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता,
अनुच्छेद 28 है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ये चारों हो गए धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जान लेते हैं संस्कृति और शैक्षिक अधिकार क्या क्या हैं। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग भी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं तथा उनके प्रशासन की भी जिम्मेदारी रख सकते हैं। 31 है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, अब इसे हटा दिया गया है। ये कहाँ चला गया है, दूसरे अनुच्छेद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, मतलब आप अगर किसी आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा, आप न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं, न्यायालय आपको चीज़ें उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 33 मूल अधिकारियों से संबंधित अन्य उपबंध हैं, है ना। 12 से 35 था, तो शुरू के 12 में क्या थे, एक हमारा राज्य की परिभाषा था तथा अल्पीकरण की विधियां था 12 और 13 में। और 33, 34, 35 में क्या है, 33 में है प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि के लागू होने में उपरांतरण करने की संसद की शक्ति। ठीक है, मतलब है इनको परिवर्तित करने की शक्ति है संसद के पास। 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना प्रवृत्त है तब इस भाग के प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंधन। ठीक है, जब सेना शासन लागू होगा या आपातकाल लागू होगा तो इन अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 वो देश के लोगों को तथा बाहर के लोगों को, विदेशियों को भी प्रदत्त है तथा इसे किसी भी दशा में निरस्त नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान। ठीक है, जो भी इस भाग में है मूल अधिकारियों को संबंधित अन्य उपबंधों में इनको किस तरीके से लागू किया जाएगा वो है। आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 क्या है, इसके तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारियों का संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 226 क्या है, यही सेम चीज़ है लेकिन वो उच्च न्यायालय के संबंध में है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार, उसी के भाग का में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा तथा उसे उचित समझे। ठीक है, राज्य देगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था आर्टिकल 21 का को। देश में 2 नदियों को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, मतलब उन्हें जीवित माना गया है, यमुना और गंगा को। सबसे पहले कहाँ किस नदी को दिया गया है, वांगनाई नदी को जीवित मानव के समान अधिकार दिया गया था। चलिए अब हम क्या करते हैं, MCQs को देखते हैं। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा, यह भाग किस में है, भाग 3 में वर्णित है, 12 से 35 आर्टिकल में। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, भाग 3 किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्य से, मूल अधिकारों से या नागरिकता से। तो ये किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता दी थी, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता दी थी, भारत ने, USA ने, फ्रांस ने या ब्रिटेन ने। तो सबसे पहले मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी थी, यहीं से ये मूल अधिकार लिए गए हैं। भारत के नागरिकों मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ध्यान रखिएगा 12 से 35 तक है, 14 से 32-33 नहीं बताइएगा। ठीक है, 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। 12 राज्य की परिभाषा, 13 अल्पीकरण की विधियाँ। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा है, मतलब सबसे अच्छा कहा है, आलोकित मतलब सुंदर कहा है, तो भाग 3 को कहा है। नेक्स्ट है मूल अधिकार कहलाते हैं, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि ये मूल क्यों कहा जाता है, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधनीय नहीं हैं, मानव के प्रकृति व प्रतिदेय अधिकार हैं। तो इसका सही आंसर है ये मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, ये सभी मानव को जरूर मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाग 3 में कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है,
कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? तो ये है 24 अनुच्छेद हैं कुल मिला के, 12 से 32 तक कुल 24 अनुच्छेद आएंगे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे हमें? तो प्रारंभ में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार घट गया है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं? तो मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है वो ये हमारे मूल संविधान के हिस्से में था। मूल कर्तव्य जो है वो बाद में जोड़ा गया है, अधिकार जो है वो शुरू से ही था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? न्यायालय में परिवर्तनीय कौन है? निर्निषेधकता, तो प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? तो इसका सही आंसर है न्यायालय मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, दोनों पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो यह दोनों पर है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 हमने पढ़ा था। मूल अधिकारियों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो निलंबन का आदेश कौन देता है? ये राष्ट्रपति देते हैं आदेश आपातकाल के समय। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुनवाई कौन करता है इसके बारे में? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। अगर दोनों होता तो हम दोनों करते। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल कौन संशोधन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें संशोधन कौन करता है? संसद करता है। राष्ट्रपति संसद का ही भाग होता है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कुछ भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, निलंबित कर सकते हैं। निलंबित कौन से नहीं किया जा सकता है? सिर्फ 2 नहीं किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारियों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका सही आंसर है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण हमें कौन प्रदान करता है? हमें न्यायालय प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, जो हमें मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश हमें राष्ट्रपति देता है। ठीक है, वही आपातकाल लागू करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आदेश हमें कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। और अधिकार किसका है? ये संसद को है, क्योंकि संसद में 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति है। लोकसभा से मतलब प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर इसे राष्ट्रपति लागू करता है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, संसद ही इसमें अध्यादेश लाके इसको बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति? तो बताइएगा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? संसद होगा या राष्ट्रपति होगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री मूल अधिकारों को निलंबित नहीं करते हैं।
ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्रपति। हम लोग पढ़ते हैं आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, लेकिन उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे, आदेश वो उनका था। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। सही है, राज्य के विरुद्ध हमें ये संरक्षण प्रदान करता है। संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसओ के बिल की भांति नहीं है। तो बताइएगा इसमें कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें केवल पहला, दूसरा और तीसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। यूएसओ के अधिकारों की भांति है ये। ठीक है, वहीं से लिए गए हैं तो वहीं की भांति हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया। समानता किस में है, 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 5 अनुच्छेद आएंगे, 14 से आप गिनती गिनेंगे तो। संविधान के अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो बताइएगा, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है। तो अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है, विधि के समक्ष समता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय की समान कार्य करने पर समान वेतन व मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 14, 15 व 16। इसमें तीनों को मिला के ये चीज़ फॉलो होती है, तीनों में इन चीज़ों का वर्णन है कुछ अधिकार और कुछ रूप से। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, मतलब विधि के समक्ष समता है। तो किस में है, अनुच्छेद 14 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है, छुआछूत उन्मूलन है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत क्या है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। फिर से वही क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस में है, अनुच्छेद 17 में है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित कौन करता है, सुनिश्चित करता है कौन, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। समानता का अधिकार भारतीयों को धार्मिक समानता भी देता है, आर्थिक समानता भी देता है, वह सामाजिक समानता भी देता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान करते हैं। हमने आपको बताया था किसके अनुच्छेद के तहत देते हैं, उपाधियों का अंत किस में है, अनुच्छेद 18। तो सरकार भी इसी अनुच्छेद के तहत लोगों को क्या देती है, उपाधि देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस में है, यह अनुच्छेद 15 में है। एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या समता का अधिकार। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा समता के अधिकार, क्योंकि 14 से 18 अनुच्छेद किस में है, वो समता के अधिकार में है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न है, बताइएगा, 14, 15, 16 या 19। तो इसमें भिन्न कौन है, अनुच्छेद 19, क्योंकि 14, 15, 16 ये सभी समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाया गया है। लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता, किसके आधार पर ऐसा किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
लोक व्यवस्था, सदाचार और धर्म स्वास्थ्य, इनके आधार पर इस पर हम प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। जैसे कोरोना काल में किसी भी धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध था, वो इस तरह की चीज़ों को निलंबित किया जा सकता है। चेन्नई सरकार बनाम चंपकम दोहरायजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसको चेंज किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। नेक्स्ट है, भारत में समाज पत्रों का स्वतंत्रता मतलब प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। अनुच्छेद 1 में प्रत्याभूत अधिकार के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। अनुच्छेद 361 का में है, या देश के विधि के शासन के प्रवर्तन से उद्भूत होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये अनुच्छेद 1 के का में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें? अनुच्छेद 1 के आ में इसका वर्णन है। ठीक है, अलग से अनुच्छेद नहीं, मतलब पूरा टोटल, लेकिन एक पार्ट में इसके बारे में बात की गई है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने स्वतंत्रताएं दी गई हैं? अनुच्छेद 19 में कितने पार्ट हैं? क्वेश्चन में ये बात की गई है, तो कितने हैं? 8 हैं। कभी इसके बारे में डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ एग्जाम देना है और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है, तो इसलिए डिटेल वीडियो ना बना के हमने शॉर्ट दिया है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण हमने प्रश्नों को ले लिया है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद को में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार समता किस में है? 14 से 18 तथा समानता किस स्वतंत्रता किस में है? 19 से 22। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता निम्नलिखित में किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है वो किसको प्राप्त है? भारत के नागरिकों को, निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीयों को, उपयुक्त सभी को। तो ये किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। तथा 20 और 21 को प्राप्त है? वो सभी को प्राप्त है, विश्व के सभी नागरिकों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका विधायिका, दोनों के विरुद्ध। तो यह दोनों के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद हमने 19(1) के का में पढ़ा था, तो ये अनुच्छेद 19 में हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन सा है? हथियार से सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता सिर्फ भाषण और विचार व्यक्त करने की है, ना कि हथियार को लहराने की, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की, सरकार मतलब राज्य के विरुद्ध, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता भी हमें नहीं है, राज्य हमें परमिशन देगा। हम पासपोर्ट बनवाएंगे, वीज़ा बनवाएंगे, परमिशन होता है वो। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाष्य स्वतंत्रता, संघ निर्माण स्वतंत्रता, या कार्य और सामग्री। तो ये किस में है? भाषण मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो इसमें कौन सा अधिकार हमें नहीं है? हमें इसमें हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, मतलब देश बंद करने का अधिकार नहीं है। सरकार इसको ज़बरदस्ती भी रोक सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 21 प्रदान करता है, मतलब हमें जीवन जीने का अधिकार है और उससे संबंधित अन्य अधिकार भी उसमें वर्णित हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे वाक्य
स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगीत की बात की गई है, राष्ट्रगान की नहीं। तो इसमें कौन सी बात सही है? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। ठीक है, कौन कौन सा? इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा अगर हम किसी से ज़बरदस्ती करते हैं। अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से संरक्षण आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। ठीक है, ये भी बात सही है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तो जब उपबंध नहीं है तो हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? मौलिक अधिकार के रूप में कौन सा है? अधिकार का आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। बताइएगा इसमें कौन कौन से सही हैं? तो इसमें कौन से सही हैं? इसमें तीनों सही हैं। विदेश यात्रा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में है। समान कार्य के समान वेतन का अधिकार लोक नियोजन में समता में आ जाएगा। आवास का अधिकार, ये भी जीवन जीने का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता देता है, या संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता देता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति अबाधित स्वतंत्रता, मतलब हम कुछ भी बोलें ऐसा नहीं है। ठीक है, हम भाषण देंगे, कुछ भी करेंगे अपने अभिव्यक्ति के लिए, ना कि सरकार के षड्यंत्र के लिए, है ना, और हथियार लेकर, इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। लिमिटेड स्वतंत्रता। संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 14 से 18 में, 19 से 22 में, 23 से 24 में, या 25 से 30 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? 24 हमने पढ़ा था कि 14 साल से बच्चों की कम उम्र के लोगों को, बच्चों को हम कारखानों में नहीं रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य निकटतम सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो हमने अभी क्या पढ़ा था? 14 वर्ष से कम को कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कितना हो? 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम होगी तो उसको हम कारखानों अथवा खानों में नहीं डाल सकते हैं किसी भी। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है कितने देर में, कितने समय में? ठीक है, तो इससे हम कितने समय में उपस्थित करते हैं? 24 घंटे के अंदर उपस्थित करते हैं जब FIR दर्ज हो जाती है। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो किसका होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब अनुच्छेद 24 का। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? बताइएगा। अनुच्छेद 20 ऐसा कहता है, 21 कहता है, 22 कहता है, या अनुच्छेद 17 कहता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20 दो सिद्ध के रूप में संरक्षण में प्रदान करता है। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए सामान्य व्यक्ति को जिसे सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्र जानने की स्वतंत्रता, सही है। अपनी रुचि के अनुसार वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। तो इसमें उपयुक्त सभी अधिकार भारतीय संविधान अपने नागरिकों को देता है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो ये 25 से 30 में है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये किससे है?
समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार के, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही है धार्मिक की स्वतंत्रता, है ना। 25 से 30 है धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित हैं? धर्म प्रचार के अधिकार, सिखों को कृपाण धारण रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें धर्म निकायों का लोगों के धर्म परिवर्तन का अधिकार ये हमें संविधान नहीं देता है। बाकी धर्म प्रचार का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण का अधिकार और राज्य का समाज सुधारक विधियों के निर्माण का अधिकार देता है। ठीक है, जैसे कि 3 तलाक था तो इसको सरकार ने विधि बना दिया क्योंकि ये समाज सुधारक में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? किस अनुच्छेद के तहत ऐसा उनको प्रावधान दिया गया है? तो कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत उन्हें ऐसा कहा गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। तो बताइएगा इनमें से किसमें? एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें ये तीनों सही हैं। स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक प्रचार पर रोक लग सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार प्राप्त है? तो ये किस में प्राप्त है? तो 29 और 30 में ऐसा बात कही गई है कि लोग अपनी क्या है धार्मिक संरक्षण उनको प्राप्त है तथा वो अपने लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है? अभी अभी हमने पढ़ा कौन सा अनुच्छेद ऐसा देता है। तो अनुच्छेद 30 में ऐसा वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 हमने पढ़ा। संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। ठीक है, संविधान की आत्मा इसे किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? अभी अभी हमने पढ़ा किससे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में लंबित हो जाता है? तो कब ऐसा लागू हो जाता है? जब आपातकाल की स्थिति हो, सेना सदस्यों के संबंध में ऐसा होता है, और जब सैनिक विधि लागू हो। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ऐसा संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तो किसे चेंज किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या है? ध्यान रखिएगा, है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, समादेश, अध्यादेश या अधिसूचना। समादेश मतलब रिट जारी किए जाते हैं, इसे भी हम ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जाती है? तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश। अभी अभी हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हमने क्या पढ़ा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किस न्यायालय को प्राप्त है? तो रिट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, उपयुक्त में से किसी को नहीं या दोनों को। तो किसे प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट के अलावा सिर्फ हाई कोर्ट्स को, राज्य के उच्च न्यायालयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है?
तो किसे जारी किया जा सकता है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या होती है? केवल निरुद्ध व्यक्ति के द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो ये किसी द्वारा, ये किसी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है। माफ़ कीजिएगा, ये दोनों में हो सकता है, निजी व्यक्ति तथा हितबद्ध। मतलब कोई अगर बंदी में है तो वो खुद दाखिल करे या उसके संबंधी ऐसा कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के खिलाफ। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण यही होता है कि पुलिस किसी को गलत तरीके से बंदी नहीं बना सकती है। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश कौन सा है? तो इसको कौन सा होता है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध निरोध के मामले, मतलब अवैध तरीके से गिरफ्तारी। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो किसका अर्थ ऐसा होता है? तो ये होता है परमादेश का अर्थ। ठीक है, कि रिट का अर्थ शाब्दिक अर्थ है हम आदेश जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद पर बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये उत्प्रेषण होता है। व्यक्ति व निगम द्वारा अधीनस्थ अधिकरण जिस व्यक्ति को करने के लिए अबाध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं? व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अबाध्य हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बताइएगा। इसको हम लोग कहते हैं परमादेश। ठीक है, वह रिट जो भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है। आदेश हम किसके अंतर्गत देते हैं? तो बताइएगा। आदेश हम परमादेश कहते हैं, है ना। हम आदेश देते हैं का मतलब क्या होता है? परमादेश। निम्नलिखित में से किस रिट द्वारा किसी न्यायालय समक्ष किसी व्यक्ति, निगम अथवा निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, जिसको उन्हें पूरा करना होता है? तो ये क्या होता है? मतलब उनके अधिकार के अंतर्गत जो काम होते हैं उसको करने के लिए आदेश अगर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसी को हम क्या कहते हैं? परमादेश। ठीक है, कि आप इस पोस्ट पर हैं तो ये आपका काम है, इस करिए। ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत आता है, तो ये भी वही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैंडेमस, है ना। मतलब परमादेश को ही इंग्लिश में कहा जाता है। उत्प्रेषण रिट में किस आधार पर जारी किए जाते हैं? उत्प्रेषण, अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए जाने के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर अतिक्रमण के लिए, अभिलेख में प्रत्यक्षता, प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ठीक है, अपने अधिकार से बाहर काम करने से रोका जाएगा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, और परमादेश अधिकार के अंतर्गत काम करने के लिए आदेश। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति के उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांग सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परमादेश जो जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसको अपने कार्यों को करने के लिए कहा जाता है। कौन सा मूल अधिकारियों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है?
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो नागरिकता का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको आपकी नागरिकता भारत की वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है, और सरकार इसे छीन भी सकती है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया बताइएगा। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 82 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 73 में 31वें द्वारा। तो बताइएगा इसमें कौन सा सही है। तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया था, और माफ़ कीजिएगा अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो ये संविधान में मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन अब कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो ये संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? अभी हमने पढ़ा 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। संपत्ति का अधिकार क्या है? अब ये विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सीढ़ी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है बताइएगा। 44वें संविधान संशोधन में जब इसे हटाया गया तो किस अनुच्छेद में इसे रखा गया? अनुच्छेद 30 के का में इसका वर्णन है। अब 300 के का में भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है बताइएगा। संवैधानिक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार है, लेकिन ये मूल अधिकार अब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब लिंग, जाति, धर्म इन सब के आधार पर किस भेदभाव नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। तो ये किस में है, किस अनुच्छेद में बताइएगा। अनुच्छेद 16 इसका वर्णन करता है और 17 अस्पृश्यता का अंत है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मिलान करना है सूची का, कौन किस अनुच्छेद में है बताइएगा। समता का अधिकार किस में है? समता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 से 18 में है, मतलब समानता का अधिकार। वाक की स्वतंत्रता किस में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता हमने पढ़ा ही था, अनुच्छेद 25 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी हमको मिलेगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हड़ताल करने की आज़ादी हमें नहीं देता है। विचार व्यक्त करने की आज़ादी हमें मिली हुई है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आज़ादी मिली हुई है, धरना देने की आज़ादी है, ठीक है, धरना दे सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं, मतलब काम को नहीं बंद कर सकते हैं। किसी वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने, मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? तो ये बताइएगा। केशवानंद भारतीवाद में, राजनारायण बदाम इंदिरावाद में, गोलकनाथवाद में या सज्जन कुमारवाद में? किस वाद में ये अधिकार मिला? तो हम लोग बहुत फेमस वाद है केशवानंद भारतीवाद। किस ई न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? किसी न्यायालय द्वारा अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सा रिट जारी कराया जाता है बताइएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? अभी भी हमने पढ़ा, कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो उत्प्रेषण। निम्नलिखित से कौन सी मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, जबकि 20 और 21 प्राप्त है। गिरफ्तारी के निरोध में स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार।
6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार नीति नैतिक तत्वों में सम्मिलित है, मूल अधिकार में है, संवैधानिक अधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया गया है? बताइएगा, समानता का अधिकार किस में है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो ये 2, 3 और 4 में है। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेद, इसमें 3 हमें दिए गए। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? फिर से आपको कुछ पता ही है, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, कौन रिट जारी करता है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या सही हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय, जबकि रिट दोनों जारी करते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारों को अपने अधिकार को कर्तव्य करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से क्या जारी किया जा सकता है? तो ये परमादेश जारी करते हैं। ठीक है, अधिकार परीक्षा, अधिकार से बाहर काम किया जाता है तो उसे रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या है? बताइएगा, ये क्या है? सामाजिक समता है ना, समता का अधिकार में है ये दोनों। भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है ना? केशवानंद भारती मामले में क्या था कि इससे हमें संशोधन करने का अधिकार मिल गया था। M.K. गोपालन मामला, MC मेहता मामला या गोलकनाथ मामला? तो गोलकनाथ मामले में ऐसा माना गया था कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय या संशोधनीय नहीं है, पर अब ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये अब सभी में लागू है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी में ऐसा लागू है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है? तो संसद करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रबंधों को आरोपित करने की शक्ति कौन देता है? मौलिक अधिकारों को आरोपित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय देता है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट को जारी किया जा सकता है? बताइएगा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सभी लोग कृपया करके सभी पूरे वीडियो को देखा करें और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। बहुत से लोग इसको देखते हैं पर अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमारा चैनल नया है तो हमें सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आप तक ये हमारी वीडियोस पहुंचते रहें बिना शेयर किए हुए। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग इसे शेयर ज़रूर करेंगे।